गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। तो कल हम लोगों ने 1 से 10 तक का सॉल्यूशन देख लिया था। आज हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग अपने बुक में। हमें वो अमाउंट पूछ रहा है सब्सक्रिप्शन का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा और बैलेंस शीट में कितना जाएगा, यही पूछ रहा है। करेंट ईयर मेरा उसमें दिया हुआ है 2018। तो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ही जाता है। तो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकालेंगे मतलब जो साल चल रहा है सिर्फ उसी का सब्सक्रिप्शन निकालना है। तो उस साल का जितना भी सब्सक्रिप्शन होगा उसको ऐड कर देंगे। तो उस साल के लिए हमें दो ही मिला, एक 30,000 जो 2018 में मिला और एक 2018 का 5,000 हम लोग को आउटस्टैंडिंग था मतलब बाकी था। तो टोटल मिला के 35,000 बाकी हुआ सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर मतलब 2018 का। ठीक है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 35,000 क्रेडिट साइड में बाई सब्सक्रिप्शन के नाम से जाएगा। ठीक है, अब देखिए बैलेंस शीट में क्या जाएगा। तो बैलेंस शीट में देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन तो हम लोग के लिए लाइबिलिटी होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन हम लोग के लिए लायबिलिटी क्यों होता है? क्योंकि करेंट ईयर के लास्ट में ये मिल रहा है। अगर किसी भी साल के लास्ट में एडवांस दिया जाता है तो वह उस ईयर के लिए नहीं दिया जाता है बल्कि आने वाले साल के लिए दिया जाता है। तो 2018 तो खत्म हो चुका है तो ये 2018 का है ही नहीं। तो ये हम लोग के लिए लायबिलिटी बन गया क्योंकि हम लोग को पहले ही इनकम मिल चुका है। ठीक है, अब देखिए आउटस्टैंडिंग 2017 में 6,000 आउटस्टैंडिंग था। लेकिन देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2017 में 6,000 आउटस्टैंडिंग था। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए हम लोग को 5,000 ही मिला है। तो 2017 का 1,000 आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, और करेंट ईयर 2018 का 5,000 आउटस्टैंडिंग हो गया। टोटल 6,000 आउटस्टैंडिंग 17 और 18 का। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए हम लोग से पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिटेड होगा। ठीक है, डेबिटेड होगा तो कुछ नहीं, सीधा सा लॉजिक है। ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे। मतलब साल के शुरुआत में जो उसका स्टॉक था बचा हुआ उसमें जो साल के दौरान हम लोगों ने परचेज किया उसको जोड़ेंगे और जो साल के लास्ट में बच गया करेंट ईयर मतलब जो साल अभी चल रहा है उसका जो क्लोजिंग बच गया उसको लेस कर देंगे। तो वो अमाउंट मिल जाएगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंडिचर के साइड टू स्टेशनरी के नाम से ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। देखिए इसमें भी पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी सोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो उसका भी सेम करेंगे। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में क्या करेंगे, परचेज जोड़ेंगे मतलब जो साल में हम लोगों ने खरीदा उसको जोड़ देंगे और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट। ओपनिंग स्टॉक में परचेज जोड़ के क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे। इसमें क्रेडिटर्स भी दिया है तो यहाँ पे सिर्फ मेडिसिन के बारे में पूछा है मतलब कंज्यूम मेडिसिन के बारे में पूछा है कितना कंज्यूम्ड हुआ। यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर का यूज नहीं करेंगे लेकिन आने वाले क्वेश्चन में क्रेडिटर का यूज करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, अब देखिए हम दो तरीके से बताएंगे, एक ट्रिक से जो जल्दी बन जाए और एक अकाउंट बना करके जो हम लोग को आगे काम आता है और इसे भारी भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है, लेनदार हमसे कोई पैसा लेगा तो वो तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, दायित्व है। ठीक है, तो उसका बैलेंस क्या होगा, दायित्व का लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा। तो देखिए बाई बैलेंस बीडी इसका ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। मैंने आपको बताया है अगर डेबिट साइड बाई बैलेंस बीडी है, ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड, सॉरी, तो डेबिट साइड उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा।
तो देखिए टू बैलेंस CD ये दोनों क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। अब यहाँ पे दे सकता है साल के दौरान मतलब करेंट ईयर में कितना का माल खरीदा, कितना पे किया, न रिसिप्ट एंड पेमेंट के हिसाब से कितना का माल लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी दिया गया या तो टू पे ड्यूरिंग द ईयर, टू परचेज या टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा। और इससे हम लोगों को मिलता है करेंट ईयर में परचेज कितना हुआ, करेंट ईयर में परचेज कितना हुआ। ठीक है, ये निकालने के लिए हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया था, मन में सोचना है। अगर हम मेडिसिन खरीदते हैं, अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मेडिसिन दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, मेडिसिन खरीदेंगे, ये मेरे लिए पेमेंट है, पैसा जाएगा, तो मेडिसिन अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यहीं से वो एंट्री निकल के यहाँ पे आया। ठीक है, अब बस क्रेडिटर्स अकाउंट के बाद सिंपल सा बस फॉर्मूला सेट कर देना है, जो मैंने आप लोग को बताया है। ओपनिंग स्टॉक जो है उसको लिख देना है, और परचेज जो क्रेडिटर अकाउंट से हम लोग निकाले हैं उसको यहाँ पे लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे। तो मेरा आंसर निकल गया, सिंपल है। बस परचेज यहाँ पे वो लेते हैं जो क्रेडिटर्स अकाउंट से निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, फिर आप लोग जनरल एंट्री आप लोग को आता है, आप लोग मन में भी सोच सकते हैं, मैंने बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फिर से क्रेडिटर्स अकाउंट, ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड, सिंपल सा बात। यहाँ पे फिर से बोले, या तो बोल देगा करेंट ईयर में पे कितना हुआ, करेंट ईयर में परचेज कितना हुआ, या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना दिया हुआ, यहाँ पे हमेशा दिया रहेगा। और ये अमाउंट हमेशा हमको क्रेडिटर अकाउंट से निकालना होता है। ये वैसा अमाउंट है, मतलब करेंट ईयर में कितना का परचेज हुआ, ये वो वाला अमाउंट है। ठीक है, तो ये यहाँ से निकालना रहता है। फिर वही काम करेंगे, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक में हम लोग ओपनिंग स्टॉक में जो परचेज निकाले हैं क्रेडिटर अकाउंट से उसको ऐड कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सोल्यूशन की ओर चलते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको वो बताऊंगा जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। मतलब मैंने हमेशा कहा है, मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो झंझट से बचने के लिए, तो वही ट्रिक्स बताने वाला हूँ। बस आप ये फॉर्मेट याद कर लीजिए, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आपने ऊपर बनाया है, वैसा कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग आराम से आंसर निकाल सकते हैं। बस क्या करना है, पहले लिखना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कैश पेड हुआ है या कैश परचेज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और उसमें ओपनिंग स्टॉक जोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे, ये भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब लेनदार, साल के लास्ट में कितना लेनदार है उसको जोड़ देंगे, और साल के शुरुआत में जितना लेनदार है उसको घटा देंगे। अगर क्वेश्चन में एडवांस दिया हुआ है तो साल के शुरुआत में जितना एडवांस है वो हम ऐड कर देंगे, और साल के लास्ट में जितना एडवांस है वो हम लेस कर देंगे। बस आपका आंसर निकल गया। बस इतना सा चीज आप लोग को याद रखना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इस पे नहीं बनेगा, सारा का सारा बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फिर से क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, और क्रेडिटर्स मेरे लिए लाइबिलिटी है, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए बाई बैलेंस BD क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, वो ओपनिंग बैलेंस है। तो और यहाँ पे लिखते हैं जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आता है, या करंट ईयर में जो हम लोग अमाउंट पे करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, और यहाँ से हम लोग का करंट ईयर का परचेज पता चल जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया, जो जितना हम उधारी में खरीदे वो हो गया। अब वही वो परचेज जो पता चला वो यहाँ पे लिख देंगे, ओपनिंग स्टॉक में जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे, और ओपनिंग एडवांस हम लोग जोड़ते हैं और क्लोजिंग एडवांस हम लोग घटाते हैं। फॉर्मेट आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग को आसानी होगा बनाने में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17A। ठीक है, सैलरी, सैलरी हमारे लिए क्या है,
तो मेरे लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। खर्चा का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो सैलरी पेड इन द करेंट ईयर हम लोगों से पूछ रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है कि करेंट ईयर में कितना सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो सारा का सारा हम लोग करेंट ईयर का ही लेंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंट ईयर का ही आइटम आता है और कोई ईयर का नहीं आता है, ठीक है। तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस होता है इसका। देखिए, तो सैलरी पेड इन द करेंट ईयर 1,20,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब अगर मेरा करेंट ईयर 2020 है, तो 2020 के दिसंबर के लास्ट में, यानी 31 दिसंबर 2020 को अगर कुछ बाकी है, तो वो तो 2021 का हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये मेरे लिए क्या है, तो ये मेरे लिए इसी साल का बाकी सैलरी है, बाकी सैलरी है, ठीक है। तो वो भी इसी साल का हुआ, इसलिए उसको जोड़ देंगे, ठीक है। सैलरी पेड इन द एडवांस लास्ट ईयर, 2019 में 31 दिसंबर को अगर कुछ एडवांस में मिलता है, तो क्या वो 2019 का होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि साल खत्म हो गया है। एडवांस हम लोग आने के लिए देते हैं, मतलब आने वाले समय के लिए देते हैं। तो वो 2019 के लिए आने वाला समय कौन सा था? 2020, यानी ये भी 5,000 तो 2020 का ही है, इसलिए इसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, प्रीपेड सैलरी फॉर द नेक्स्ट ईयर, अब बोल रहा है कि 2020 के साल के लास्ट में, यानी 31 दिसंबर को एडवांस दे रहे हैं हम। तो सिंपल सा बात है, साल के लास्ट में एडवांस देंगे तो वो उस साल का तो होगा नहीं, अगले साल का होगा। तो 2020 के लास्ट में अगर एडवांस देते हैं तो 2021 का है, इसलिए उसको घटा देंगे। और यही अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सैलरी हमारे लिए सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंडिचर साइड यानी डेबिट साइड सैलरी के नाम से 1,34,000 शो होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर। देखिए, करेंट ईयर मैंने लिख दिया है, 31 मार्च 2019 एंडिंग ईयर है, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, वही एक्सपेंस हमारे लिए, खर्च हमारे लिए डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो करेंट ईयर का ही सारा इसमें ऐड करेंगे, और जो करेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है उसको लेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2018, पिछले साल, मतलब अगर 2019 करेंट ईयर, 2019 छोड़िए, 2020 चल रहा है, 2019 के साल के लास्ट में कुछ एडवांस दिया गया, तो वो तो 2019 का हो नहीं सकता, क्योंकि एडवांस आने वाले समय के लिए मिलता है। इसलिए ये 4500 2020 का हो गया, मतलब क्वेश्चन से मिला है तो 2019 का हो गया, इसलिए इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब अनपेड एक्सपेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है। अगर 2018 के लास्ट में कुछ बाकी है, तो वो तो 2018 का ही होगा, क्योंकि 2018 में कुछ काम किया होगा, उसका पैसा बाकी होगा। वो तो 2019 का हो नहीं सकता, क्योंकि साल आया नहीं, वो काम किया नहीं, तो पैसा कैसे बाकी हो गया? तो 2018 का हुआ, इसलिए उसको लेस कर देंगे, ठीक है। अब अनपेड एक्सपेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2019, देखिए, ये पिछले साल का बाकी था, ये इस साल का बाकी है, तो इस साल वाला को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इस 5500 को ऐड कर देंगे। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2019, अब करेंट ईयर मतलब 2019 के 31 मार्च को हम लोग कुछ एडवांस दे रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला, एडवांस आने वाले समय के लिए देते हैं, बीत गए समय के लिए नहीं देते हैं। तो ये 2020 के लिए हुआ, हम लोग को ये 2020 के लिए हुआ, 2400 इस साल का नहीं है, इसलिए इसको घटा देंगे। यही आंसर 30,800 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए, इसमें पूछ रहा है हम लोग को क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन बुक लेके साथ में बैठिए और क्वेश्चन मिला के देखते जाइए, ठीक है। हम लोग को टेनिस बॉल का स्टॉक दिया हुआ है, टेनिस बॉल का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, और सेल दिया हुआ है। पूछ रहा है लॉस हुआ या प्रॉफिट। सीधा सा बात है, आपके पास पांच पांच चॉकलेट थे, ठीक है। साल के शुरुआत में पांच चॉकलेट थे, ठीक है, और साल के लास्ट में तीन चॉकलेट बच गए, आपने बेचा कितना? दो चॉकलेट, वहाँ पे दिया रहेगा सेल हुआ तीन का, यानी 2 रुपये का चॉकलेट आप लोगों ने तीन में बेच दिया, तो क्या हुआ? 1 रुपये का प्रॉफिट। तो सेम बात, साल के शुरुआत में आप बॉल नहीं, इसे चॉकलेट लीजिए, 400 चॉकलेट थे, ठीक है, और साल के दौरान आप लोगों ने 4,000 और चॉकलेट परचेज कर लिए, तो टोटल चॉकलेट कितना हो गया? 4400।
4400 में साल के लास्ट में 900 बच गया, 4400 में साल के लास्ट में 900 बच गया, तो बेचा कितना होगा आप लोगों ने? 3500 चॉकलेट बेचा होगा। अब 3500 चॉकलेट, देखिए सीधा सा बात है, 3500 चॉकलेट 3700 में बेच दिया, तो 200 का तो प्रॉफिट हुआ ना हमको। यही पूछ रहा है कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 200 का प्रॉफिट हुआ। चलिए अब नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर। होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में फिर से आप लोग हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि फर्नीचर है फर्म का, ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन भी लग रहा है, उसका आधा बिक भी रहा है, तो बताइए बैलेंस शीट में कितना जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा। तो देखिए अगर बोल रहा है आधा बिक रहा है, तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम इस 60,000 को यहीं पे आधा कर देंगे। बोल रहा है आधा बिक रहा है, तो आधा हम सेल में लिख दिए, आधा बच रहा है तो आधा बैलेंस लिख दिए। ठीक है, अब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, मतलब हाथ से कैलकुलेट करेंगे, तो 10% सालाना बोल रहा है, तो 60,000 का 10% कितना होगा, 60,000। तो ये सॉरी 6,000, ये 6,000 पूरा 60,000 के लिए है, ये 6,000 पूरा 60,000 के लिए है, तो 30,000 के लिए कितना होगा, तो आधा आधा, 6,000 3,000 3,000, ठीक है, तो ये 3,000 दोनों के लिए हो गया। 3,000 इसमें से भी घटेगा डेप्रिसिएशन मतलब हाथ से, और 3,000 इसमें से भी घटेगा डेप्रिसिएशन यानी हाथ से। ये तो बच गया, मतलब 30,000 में से 3,000 गया तो 27,000। तो ये मेरे लिए क्या है, फर्नीचर एसेट है, संपत्ति है, तो बैलेंस शीट में 27,000 एसेट साइड में दिखेगा। यहाँ पे देखिए 30,000 का था, 3,000 उसमें से हाथ से घटा, 27,000 बचा वो लास्ट में, और 25,000 में उसको बेच दिए, मतलब 27,000 का सामान हम लोगों ने 25,000 में बेचा, तो ये मेरे लिए लॉस हुआ। ज़्यादा का सामान हम लोगों ने कम में बेचा। लॉस को बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, लॉस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड हम लोग इसे शो करते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 19। अब चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दो चीज याद रखना है, परचेज ऑफ बुक, अगर हम लोगों ने बुक कोई भी एसेट परचेज कर रहा है, तो उसका एक एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, एसेट परचेज करेंगे तो पेमेंट करेंगे उसको, पैसा जाएगा, तो एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, और पैसा गया तो एसेट आया, और एक एंट्री बैलेंस शीट में, इसलिए परचेज ऑफ बुक इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्वेश्चन में भी दिया है, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और अगर कुछ एक्सपेंसेस दिया रहता है और उसके बारे में फंड दिया रहता है, तो उस एक्सपेंसेस को हम लोग फंड से माइनस करते हैं। लेकिन इन केस अगर फंड नहीं दिया हो, एक्सपेंसेस दिया हो, तो उसे एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करेंगे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए पहले फॉर्मेट बना लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है आप लोग लिख देंगे, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट साइड इनकम, इनकम में जो पैसा आ रहा है उसको लिख दीजिए, और एक्सपेंडिचर में जो पैसा जा रहा है उसको लिख दीजिए। ऊपर में दो चीज़ बोला है मैंने, उसे बस ध्यान रखना है, परचेज ऑफ बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको नहीं लेंगे, और जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है जैसा दिया हुआ है ऐसा लिख देंगे। तो देखिए सैलरी पे किए, पैसा गया 3,00,000, ठीक है, टूर्नामेंट का एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट हुआ उसमें खर्चे हुए 15,000, उसका ये भी पैसा गया। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, घूमने में पैसा गया, ये भी पैसा गया। ठीक है, स्टेशनरी किताब कॉपी हम लोगों ने खरीदा उसमें भी पैसा गया। रेंट पे किए उसमें भी पैसा गया। पोस्टेज एंड टेलीफोन, टेलीफोन वगैरह का बिल वगैरह इस सब की वजह से भी 10,000 गया। अब देखिए अब जब टोटल करेंगे तो इस साइड ज़्यादा आएगा, ठीक है, और इस साइड कम आएगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो सरप्लस, मतलब पैसा हमको इतना मिला, ठीक है, पैसा हमको इतना मिला 4,20,000, 4,20,000 में 50,000 बच गया, और बाकी जो था वो खर्चा हो गया, तो ये बच गया तो मेरे लिए सरप्लस हो गया। ठीक है, अगर कम पड़ता तो इस साइड आता, क्रेडिट साइड आता, और डिफिसिट हो जाता, यहाँ पे डिफिसिट के नाम से लिखा जाता जो भी बैलेंसिंग फिगर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का सॉल्यूशन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग बनाइए इसे और देखिए, अगर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।